हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेव्स का पार्ट टू। और आज पार्ट टू में हम जानेंगे उदाहरण 14.1, जो कि उसी से रिलेटेड है जो कि हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था। इसके अलावा हम प्रगामी तरंगों में विस्थापन संबंध, आयाम कला, तरंगदैर्घ्य एवं कोणीय तरंग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो हमें बोला गया है कि नीचे तरंग गति के कुछ उदाहरण हमें दे रखे हैं, यानी कुछ वेव्स के एग्जाम्पल हमें नीचे दे रखे हैं। और हमें क्या करना है कि प्रत्येक स्थिति में ये बताइए कि क्या तरंग की गति अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है या फिर दोनों का संयोजन है। ठीक है। तो कुछ ABCD पार्ट में हमारे पास कुछ वेव्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। उन वेव्स को हमें बताना है कि वो अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है या फिर वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो आपको इससे पहले वाले लेक्चर को अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे एक ऐसी तरंग होती है जिसमें कि माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, यानी परपेंडिकुलर गति करते हैं। लेकिन जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है उसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश गमन करते हैं, यानी उसी साइड गमन करते हैं जिस साइड तरंग चल रही होती है। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट को। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या दे रखे है, किसी लंबी कुंडलित कमानी के सिरे को तो कुंडलित कमानी मतलब यहाँ पे इनका मतलब स्प्रिंग्स होते हैं। कुंडलित क्या होता है, कुछ इस तरह से रोल रोल करके कुछ हमारे पास एक स्प्रिंग टाइप की कोई चीज है। तो उसके एक सिरे को हमने क्या करा है, एक और विस्थापित करने पर उस कमाने की किसी ऐंठन की गति बतानी है। यानी इसको हमने क्या करा है, इस स्प्रिंग जैसी चीजों को हमने जो कि इक्वल होता है, हमें छोटे बड़े बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम एक तरह से हमने उसको बांध दिया है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐंठन उत्पन्न कर रहे हैं उस पर। एक हम इस क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक तरह से उसको तनाव उत्पन्न कर रहे हैं एक साइड से। और उस समय आपको बताना है कि यहाँ पर जो वेव्स उत्पन्न होगी यानी डिस्टर्बेंस जो उत्पन्न होगा वो किस तरह से आपको दिखाई देगा। तो एक स्प्रिंग है जिसको आप इस तरह से खींच रहे हैं, इस तरह से खींच रहे हैं आप उसको। तो वहां पे जो डिस्टर्बेंस पैदा होगा वो किस तरह से, तो आपको इसमें थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि हमारी कैसे तरंगे उत्पन्न होगी। ठीक है। तो आप पहले खुद सोचिए, देन मैं आपको बताती हूँ। सो इसका जो एग्जाम्पल होता है वहां पे आप देखेंगे स्प्रिंग में जो इस तरह से मूवमेंट इसका होता है। तो हमने वैसे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था इसका पूरा वीडियो करके। जो स्प्रिंग होती है वो कुछ इस तरह से जो मूवमेंट उसमें होता है, वो उसके जो पार्टिकल होंगे वो कुछ परपेंडिकुलर रूप से गति कर रहे होंगे, यानी इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो अनुप्रस्थ तरंगे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। सो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है, मतलब सेकंड वेव जो हमारे पास है वो है कि द्रव से भरे हुए यानी लिक्विड से भरा हुआ एक सिलेंडर है कि पिस्टन को आगे पीछे करके सिलेंडर में उत्पन्न तरंगे, यानी हमारे पास कुछ इस तरह का सिलेंडर, आप मान लीजिए कुछ सिलेंडर का शेप का हमारे पास कुछ ऐसा शेप का कुछ है, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ओके। और ऊपर से हमने एक पिस्टन लगा दी। पिस्टन मतलब कुछ इस तरह का कुछ है हमारे पास ऊपर से, जिसको हम ऐसे दबाएंगे उसको, ऊपर से उसको ऐसे दबाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास सिलेंडर जिसमें कि लिक्विड भर रखा है, तो वहां पे किस तरह की तरंगे उत्पन्न होगी, ये मैंने आपको शो किया था लास्ट वाली वीडियो में। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मोमेंट हमारे पार्टिकल्स का हो जाएगा वो मोमेंट होते हैं अनुदैर्घ्य मोमेंट, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट वेव्स हमारी होती है कि जल के पृष्ठ पर चलती मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंगे। ठीक है। तो एक जल का पृष्ठ है कोई भी हमारे पास इस तरह से, वहां पर एक मोटर बोट चल रही है, तो वो कैसे तरंगे उत्पन्न करेगा मोटर बोट। तो अगर आप देखें तो वेव्स जो होती है हमारे पास मतलब वाटर वेव्स की बातें कर रहे हैं, तो वाटर वेव जो उत्पन्न होगी यहाँ पर हम कह सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे दोनों तरह की वेव्स यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो हो सकता है वहां पे जो वेव, अब वो डिपेंड करेगा जो मोटर बोट है वो किस तरह से चल रही है, राइट। तो किस तरह से वहां पे डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, तो हो सकता है वहां पे डिस्टर्बेंस जो है वो अनुप्रस्थ डिस्टर्बेंस हो, या फिर हो सकता है वहां पे अनुदैर्घ्य डिस्टर्बेंस पैदा हो। तो दोनों में से कोई भी डिस्टर्बेंस वहां पे पैदा हो सकता है, इन दोनों का संयोजन वहां पे होगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है डी में कि किसी कंपन ज्ञान क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा वायु में उत्पन्न पराश्रव्य तरंगे। तो दिस इज द पराश्रव्य तरंगे, यानी कुछ पराश्रव्य तरंगे जो उत्पन्न होती है वायु में, वो किसका एग्जाम्पल होता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे तो हमें वायु मीडियम, क्या हमारे पास वायु एक मीडियम है हमारे पास। ठीक है। वायु में कुछ उत्पन्न हो रही है तरंगे, और मैंने आपको बताया था कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होगी वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड में ट्रेवल कर सकती है। तो वो गैसेस में ट्रेवल नहीं कर पाती। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर अनुदैर्घ्य, इसका आंसर यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे तो होगा नहीं, क्योंकि मीडियम यहाँ पे क्या है, वायु एक मीडियम है, दैट इज गैस। तो इसका मतलब होगा ये हमारे पास अनुदैर्घ्य तरंगों का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको उसको सोचना है और फिर इसका आंसर आपको देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अब हम बात करने वाले हैं कि प्रगामी तरंगों में विस्थापन संबंध कैसे निकालते हैं। तो उससे संबंधने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर ट्रैवलिंग वेव्स क्या होती है, यानी इसके लिए हम संबंध निकाल रहे हो, या फिर वो तरंगे होती क्या है, यानी प्रगामी तरंगे क्या होती है। तो प्रगामी तरंगा का मतलब कुछ नहीं, वो सिंपल होता है। प्रगामी तरंगे का मतलब होगा एक ऐसी तरंग जो माध्यम में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, यानी कि एक वेव है जो कि इस तरफ जो है वो मूवमेंट हो रहा है उसका, प्लस एक्स के डायरेक्शन मान लेते हैं, तो प्लस एक्स डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है। तो लेकिन वो मूवमेंट इस तरह से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो एक ही दिशा में चल रही है, तो उसी मीडियम में उसी डायरेक्शन में वो चलती रहेगी, दैट इज ट्रांस ट्राव सॉरी ट्रैवलिंग वेव। ओके, तो ट्रैवलिंग वेव जैसे कि ट्रांसवर्स वेव हो गई और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गई, यानी अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे दोनों ही इसी जो है तरंगों में आती है, क्योंकि दोनों तरंगे ऐसी तरंगे हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि जिसका आयाम जो होता है बेसिकली, उसका आयाम सेम रहता है। आयाम क्या होता है वो हम इस आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे, वैसे आयाम क्या होता है। अभी के लिए आप भी समझ सकते हो कि आयाम जो होता है उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और आयाम का मतलब होता है कि जो कण, जो तरंगे के कण होता है उसकी जो माध्य स्थिति होती है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी उसकी होती है बेसिकली, या फिर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम आयाम कहते हैं। तो ये सेम रहना चाहिए, मतलब यहाँ तक गया एक पार्टिकल, फिर दोबारा भी इसको यहीं तक जाना होगा, फिर तीसरी बार भी इसको यहीं तक जाना होगा, मतलब उसका आयाम जो है ना वो बदलना नहीं चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन होती है एक ट्रैवलिंग वेव के लिए। पहली कंडीशन कि वो माध्यम में एक ही दिशा में लगातार गति करेगी, एंड सेकंड कंडीशन इज कि उसका आयाम जो होता है दैट इज एप्टीट्यूड इसको बोलते हैं, वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसको हम प्रगामी तरंग कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रगामी तरंगों के लिए विस्थापन संबंध क्या होता है। अब विस्थापन संबंध का मतलब होता ये है बेसिकली, अगर हम विस्थापन संबंध को निकालने जाएंगे तो हमारा मतलब ये होता है, अगर हमको मानना है कि इसमें जो माध्यम के कण होंगे, वो माध्यम का कण मुझे बता, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी अगर कि ये जो माध्यम का कण है अभी यहाँ पर ये कण है, मतलब हमारे पास उस कण की आपको इस टाइम पर पोजीशन बतानी है कि इस टाइम पीरियड पर वो जो पार्टिकल हमारा है वो कौन सी पोजीशन पर है अभी, या इस टाइम पर वो कौन सी पोजीशन में था पहले। तो ऐसा बताने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन या विस्थापन संबंध इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको जनरल इक्वेशन होती है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी। इस इक्वेशन को हमें याद रखना होता है कि इक्वेशन क्या होती है, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। इस इक्वेशन का अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम कुछ इस तरह से इसको साइन एंड कॉस के टर्म में लिखते हैं। तो आपको जो याद करनी होगी वो इक्वेशन, आपको ये वाली इक्वेशन याद करनी होगी, दिस इज द इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन से जो पहले हमारे पास था उस इक्वेशन से हम ए भी निकाल सकते हैं, दैट इज ए मतलब होता है आयाम और फाई मतलब होता है कला। इसे टर्म्स को अभी हम आगे और समझेंगे वैसे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। दिस इज अ विस्थापन संबंध इक्वेशन फॉर प्रागामी तरंग के लिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम बात करें वाई एक्स टी की, तो वाई एक्स टी का मतलब होता है कि स्थिति एक्स, यानी एक पोजिशन एक्स है और टाइम टी है, उसके रूप में हम विस्थापन संबंध को बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो आपको स्मॉल ए दिखाई देता है उसे हम कहते हैं तरंग का आयाम, ओमेगा, दिस इज द ओमेगा बेसिकली। तो ओमेगा जो होता है वो तरंग की कोणीय आवृत्ति को बताता है। के का मतलब होता है कोणीय तरंग संख्या, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव का मतलब होता है आरंभिक करा कोण। ठीक है, ये टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है वो अभी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये जिस इक्वेशन फॉर प्रगामी तरंग के लिए, दिस y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी करके हम इसको यहीं तक भी इसको डिनोट कर लेते हैं, अगर हमारे पास फाइव वहां पे ना दिया हो। तो फाइव क्या होता है हम आगे नहीं गेस पर, अगर एक ही वेव हमारे पास होती है तो हम जनरली यहीं तक इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ तक आपको इसको याद करना होता है। अगर हमारे पास दो वेव्स एक साथ चल रही होती है मीडियम में तो हम यहाँ को पूरे क्वेश्चन को लिख देते हैं, फाइव इसको इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, हम इसको, ओके, उससे समझने से पहले हमें एक चीज हमें समझनी होगी कि जो हमारे पास, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, कि जो हमारे पास अनुप्रस्थ तरंगे होती है कुछ इस तरह से उसका मूवमेंट होता है अनुप्रस्थ तरंगों का। अभी हम अनुप्रस्थ तरंगे ही पढ़ रहे हैं बेसिकली। अनुप्रस्थ तरंगे में आप देखोगे तो उसका जो उभार वाला पार्ट होता है जिसका शीर्ष जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रफ। ओके, एक हमारे पास होता है गर्त, दैट इज दिस इज गर्त हमारा, ठीक है। तो एक हमारे नीचे वाला गर्त होता है, एक हमारे पास क्या होता है शीर्ष होता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं अब आयाम क्या होता है और कला क्या होता है। आयाम को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड एंड कला को हम कहते हैं फेज।
ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं आयाम क्या होता है। आयाम का मतलब होता है बेसिकली जो इस माध्यम के जो कण होते हैं उस कण की माध्य स्थिति। माध्य स्थिति का मतलब होता है उस कण के जो रेस्ट पोजीशन है, एक आरंभिक जो स्थिति है उसकी, वो कहाँ पे होती है, यहाँ पर होते हैं। मान लो हमारे पास एक कण यहाँ पे है, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल जो होते हैं, इसने जो मैक्सिमम इसके द्वारा जो मैक्सिमम ये कहाँ तक विस्थापन इसने करा है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, ठीक है। इसके द्वारा मैक्सिमम जो विस्थापन किया गया वो यहाँ तक किया गया, किसी टाइम पर, किसी टाइम पीरियड पर उसने यहाँ तक विस्थापन किया था, तभी तो ये वेव्स वहां तक पहुंच पाई है। इसके द्वारा जो विस्थापन किया गया है, दैट इज आयाम। तो उसका आयाम क्या होगा, इसको स्मॉल ए से हम प्रदर्शित करते हैं, दिस इज द स्मॉल ए। तो हम इसको लिखने का हम तरीका कैसे बोलेंगे, हम बोलते हैं कि किसी तरंग का जो आयाम होता है वो तरंग के माध्य स्थिति से उसके कणों के अधिकतम विस्थापन कहते हैं। यानी अगर मैं यहाँ बताऊं, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का आयाम क्या हो जाएगा, इस पार्टिकल का आयाम हो जाएगा ये जो दूरी होगी, इसको हम कहेंगे ए, इसका आयाम ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरंग के आयाम को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो तरंग का आयाम क्या हुआ, तरंग की माध्य स्थिति से उसके कणों के अधिकतम विस्थापन को हम कहते हैं तरंग का आयाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज या कला की। तो कला और फेज का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक समय अवधि होती है या दूरी होती है, तो इसको हम क्या बताते हैं, दूसरी तरंग के सापेक्ष में हम कला बताते हैं। मान लो हमें बताना है कि जो रेड वाली वेव्स है उसका उसका जो दूसरी तरंग के सापेक्ष उसका कला क्या है। मतलब ये तरंग क्या इस तरंग से इसी बिंदु पर, मतलब सेम पोजीशन पर, सेम आयाम में जब रहते हैं ये, उसके बीच की दूरी क्या है, वो समय अवधि क्या है, उसको हम फाई कहते हैं। मतलब ये हुआ, किसी भी तरंग के संदर्भ में जब हम कला क्या होता है वो समय अवधि बोले या फिर एक दूरी बोले, जो उस तरंग के किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अभिव्यक्त की जाती है उसको हम कला कहते हैं। तो जब हमारे दो वेव्स होती है तो एक वेव्स का दूसरे वेव के सापेक्ष किसी बिंदु में क्या समय अवधि या दूरी है उसको हम फाई कहते हैं, ओके, कला कहते हैं। अब बात करते हैं तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ की। तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, तो वेवलेंथ का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो कण है, ठीक है, जो कि समान आयाम पर है। समान आयाम पर जो दो तरंग के जो कण होते हैं उनके बीच की जो दूरी जो होती है उसको हम कहते हैं लैम्डा। मतलब मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे और दूसरा पार्टिकल है मेरे पास यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों जो पार्टिकल है उनकी आयाम सेम है। आयाम का मतलब क्या हुआ, आयाम का मतलब हुआ माध्य स्थिति से इनकी दूरी, माध्य स्थिति से इसकी दूरी जो कि सेम है, दोनों की दूरी क्या है, सेम है, इसको हम आयाम कहते हैं। दोनों ही पार्टिकल सेम आयाम पर है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम कहते हैं लैम्डा, ओके। तो हम इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं कि लैम्डा का मतलब हुआ समान कला के दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं तरंगदैर्घ्य। इसको हम लैम्डा, दिस इज लैम्डा, ओके, लैम्डा से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो हम दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि दो क्रमागत शीर्षों या फिर गर्तों के बीच की दूरी। यानी क्रमागत मतलब ये हमारे पास एक शीर्ष हो गया और दूसरा शीर्ष हमारे पास ये वाला हो गया, तो इनके बीच की जो दूरी होगी इसको भी हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, लैम्डा हो सकता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन के। तो इसको भी आपको याद रखना है कि लैम्डा बराबर होता है 2 पाई अपॉन के होता है तरंग संख्या और पाई आप जानते हैं। बात करते हैं कोणीय तरंग संख्या, जो भी अभी हमने देखी थी, दैट इज के। तो अभी हमने जो लैम्डा का फॉर्मूला देखा था दैट इज तरंगदैर्घ्य 2 पाई अपॉन के, वहीं से हम के को निकाल सकते हैं। तो के बराबर आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, दैट इज कोणीय तरंग संख्या के एंगुलर वेव नंबर। इसकी जो हमारे पास एसआई यूनिट होती है दैट इज रेडियन प्रति मीटर, ओके। रेडियन का मतलब क्या हुआ, 2 पाई को हमने बोल दिया, दिस इज रेडियन, रेडियन प्रति मीटर। तरंगदैर्घ्य बेसिकली क्या होती है, दूरी होती है, इसको हम मीटर बोल सकते हैं, राइट। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन। 2 पाई की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन। एंड लैम्डा बेसिकली दूरी होती है, राइट। तो इसको दूरी हो जाएगी तो इसका मात्रा क्या आ जाएगा के का, रेडियन प्रति मीटर या रेडियन मीटर टू द पावर -1, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही। हमने छोटे छोटे टर्म्स को इस चैप्टर में देखा आज कि कौन कौन छोटे टर्म्स होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत सारे हमारे पास सॉल्व करने के लिए आते हैं तरंग के विस्थापन संबंध क्वेश्चन से, तो वहां पे हमें उस तो तरंग के विस्थापन क्वेश्चन हमने पढ़ी है, उसमें जो हमारे पास बहुत सारे टर्म्स है जैसे कि तरंगदैर्घ्य हमने देखा, कोणीय तरंग संख्या, कोणीय आवृत्ति, तो वो हमें जानना जरूरी है, तभी हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके थोड़ा बहुत बचे हुए टर्म्स है जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे।
तो अब रिव्यू हमने देखा कि प्रगामी तरंग में विस्थापन संबंध हमने देखा। इसके अलावा हमने समझा आयाम क्या होता है। तो आयाम का मतलब हुआ कि तरंग की जो माध्य स्थिति होती है उससे कणों का अधिकतम विस्थापन, उसको हम आयाम कहते हैं। दिस इज स्मॉल ए। हमने देखा तरंग दैर्ध्य का मतलब हुआ समान कला में जो कण होते हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं लैम्डा। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी लैम्डा हो गया और आयाम क्या हो गया, ये अधिकतम विस्थापन जिसका होता है माध्य स्थिति से, उसको हम आयाम कह देते हैं। ये दो टर्म स्पेस की हमने देखा और एक हमने देखा के, दैट इज कोणीय तरंग संख्या। तो आवश्यक शर्तें ये थी इस चैप्टर के, इस लेक्चर के लिए, कि आपको अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे एवं त्रिकोणमिति आपको आना चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं आवर्तकाल, कोणीय आवृत्ति आवृत्ति, और इसके साथ ही हम उदाहरण 14.2 को देखेंगे, जो कि इसी से रिलेटेड होगा जो कि अभी हमने पढ़ा है। तो तब तक के लिए थैंक यू।